हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को अ, वैसे क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया है। ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्वेश्चन नंबर 1.14। काफ़ी बच्चों ने इसके बारे में जिक्र किया था, है ना। बहुत पहले भी जिक्र हो चुका है इसका क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज मैं उस क्वेश्चन को आप लोग को पहले सॉल्व करके दिखा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 1.14 और ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। तो पहले आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, इसमें क्या क्या दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां पे जो है दो ठो प्लेट रखा हुआ है इस तरह से। ये हो गया एक प्लेट और दूसरा इसी के ठीक पैरेलल है, इसी के पैरेलल सेम साइज का है। इस तरह से दो प्लेट, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इस प्लेट की लंबाई जो है वो L दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं यहां पे, है ना। इस साइड में पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस साइड में नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरह से है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू E मान लेते हैं। ये तिरछा हो गया ना, इसको हम लोग सीधा कर देते हैं इसका इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को, है ना, एंट्री करा दिया जाए। ठीक है, एंट्री करा दिया जाए एक इलेक्ट्रॉन को, और उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है ये v नॉट दिया हुआ है, v नॉट, है ना। और एक इलेक्ट्रॉन यहां से इंटर किया, ये इलेक्ट्रॉन इंटर किया। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा, है ना, आप लोग उसको सोच सकते हैं। देखिए यहां पे जो है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का है, ठीक है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपनी तरफ पुल करेगा, अपनी तरफ खींचेगा ये, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है सीधा मूव नहीं करेगा, है ना, सीधा मूव नहीं करेगा वो, है ना, क्योंकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण क्या होगा, वो डाइवर्ट कर जाएगा, उसकी तरफ खींचा जाएगा, है ना। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो है स्टार्ट तो करेगा सीधा, है ना, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते वो ऐसा डेविएट कर लेगा, वो इस तरह से ऐसे मोड़ने लगेगा वो। ठीक है, यहां पर ही वो मोड़ना शुरू कर देगा वो। ठीक है, ऐसे स्टार्टिंग से ही वो मोड़ना शुरू कर देगा। ठीक है, वो ऐसे मुड़ते मुड़ते इस तरह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि यहां पर ये जो इसका पाथ है वो तो डेविएट कर गया पाथ, अब पाथ तो स्ट्रेट रहा नहीं, है ना। तो यहां पर देखिए स्ट्रेट अगर होता तो ऐसा रहता, है ना, लेकिन वो ऐसा नहीं है, स्ट्रेट नहीं, वो हल्का डेविएट कर गया, है ना। तो पूछा जा रहा है आपसे कि ये एंगल कितना बनेगा, वो कितना एंगल से डेविएट करेगा। ठीक है, ये आप ले लो वर्टिकल एक्सिस,
है ना, इसको आप वाई एक्सिस मान लो और इसको एक्स एक्सिस मान सकते हो, है ना, और ये उसका स्पीड हो गया इलेक्ट्रॉन का स्पीड। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे डेविएशन एंगल कितना बनेगा जब वो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, अब देखिए ऐसे तो ये क्वेश्चन एच सी वर्मा का है, ठीक है, लेकिन इसी पर बेस्ड है ये क्वेश्चन आपका 1.14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, है ना, तो इसके आधार पर ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कर सकते हैं, देखिए अगर बन सकता है तो ट्राई कीजिए 2 मिनट। ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया, चलिए देखिए इसे मैं बनाता हूं, यहां पे देखिए समझिए पहले। ये इलेक्ट्रॉन जो एंट्री कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, मान लीजिए कि उस इलेक्ट्रॉन का मास है m और ये उसका चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है E। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पे देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस चार्ज पर कितना फोर्स लगा। ठीक है, यानी फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होता है किसी चार्ज पार्टिकल पे, उसका वैल्यू होता है फोर्स इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर चार्ज कितना माने हैं तो E, तो E और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E, तो ये हो गया उसका फोर्स का वैल्यू, है ना। अब यहां पे अप्लाई कर दो सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ में आप लोग पढ़े होंगे फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां पुट कर दीजिए उसको, तो ये मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल टू E इंटू ई, यहां से आपका आ गया A इक्वल टू E इंटू ई बाई एम। ठीक है, तो ये निकल गया इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हो गया एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा फील्ड में, है ना, उस पर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और उसका वैल्यू इतना होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए समझिए, ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, आप लोग सोच सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, और यहां पॉजिटिव है, उसको पुल करेगा ना, अपनी तरफ पुल करेगा, है ना, यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपवार्ड हो जाएगा, अपवार्ड फोर्स, इधर की तरफ फोर्स लगेगा। ठीक है, और इधर का मतलब हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन, यहां पर ये एक्सेलरेशन किसके अलोंग है, तो अलोंग वाई एक्सिस, ये एक्सेलरेशन हो गया अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब इतना एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, है ना, तो x की तरफ का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो कोई एक्सेलरेशन x एक्सिस के अलोंग नहीं है, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो उसका कांस्टेंट रह जाएगा, वो फिक्स रहेगा, वो वैल्यू कभी चेंज नहीं करेगा, है ना। हाँ, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवार्ड डायरेक्शन में उसका स्पीड जो है वो चेंज करेगा। स्टार्टिंग में तो इसका वर्टिकल स्पीड 0 है ना, वो इलेक्ट्रॉन जो एंट्री किया वो तो ऐसे किया ना, हॉरिजॉन्टली किया एंट्री, ऊपर की तरफ एंट्री तो किया नहीं वो, तो ऊपर का स्पीड कितना हो गया स्टार्टिंग में 0, है ना, और इधर स्पीड कितना हो गया तो v0। तो हम लोग पता करेंगे पहले कि इस इलेक्ट्रॉन को इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक आने में कितना समय लगा, देखते हैं टाइम टेकन।
टाइम टेकन टू क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस करने में कितना समय लगा, ठीक है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आपका हो गया L, और स्पीड कितना है इस डायरेक्शन में, तो V0, तो ये V0, ठीक है। यहां से आपने टाइम निकाल दिया, ये हो गया T बराबर L/V0, ठीक है। ये टाइम का आंसर, ये मेरा आंसर आ गया टाइम का, है ना। ये आंसर, ये मतलब ये उसका वैल्यू हो गया, टाइम का वैल्यू, ठीक है। इतना टाइम में वो इलेक्ट्रॉन जो है इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पहुंच जाएगा। अब देखना है कि ये जो वेलोसिटी है ना, ये स्पीड या जो भी कहिए, है ना, ये वेलोसिटी यहां से इस कॉर्नर तक आने में चेंज करेगा कि नहीं चेंज करेगा, तो नहीं चेंज करेगा, बिकॉज देयर इज नो एनी फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, V0 या कहिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब हो गया कि स्टार्टिंग में V0 है, तो जब यहां आ जाएगा तो उसका स्पीड V0 ही रहेगा, है ना। यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस, है ना, यहां पे भी उसका स्पीड कितना होगा, तो V0 ही होगा, ठीक है, जब वहां आएगा। अब देखना है कि वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, यानी अपवार्ड वेलोसिटी, ठीक है। अपवार्ड वेलोसिटी गेन बाय इलेक्ट्रॉन, है ना। वर्टिकली उस इलेक्ट्रॉन को कितना स्पीड मिलेगा, है ना, तो V बराबर होता है U+AT, ठीक है। यहां V बता रहा है वर्टिकल वेलोसिटी को, जो वहां उसको मिलेगा, लास्ट में उसको मिलेगा, और ये बता रहा है यहां का वर्टिकल वेलोसिटी, स्टार्टिंग का वर्टिकल वेलोसिटी, और ये तो हो गया एक्सेलरेशन और टाइम यहां पर T, ठीक है। तो स्टार्टिंग का वर्टिकल वेलोसिटी तो उसका है नहीं, है ना, तो ये 0 ले लेंगे, और A कितना है, तो A है E/E/m, E/E/m, और टाइम का वैल्यू हो गया L/V0, तो L/V0, तो यहां से आपका ये आ गया E/E/L/mV0, ठीक है। ये हो गया इसका वर्टिकल वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए उसको, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। नोट कर लिए आप लोग, मैं इसे मिटाऊं, चलिए यहां से मैं शुरू करता हूं। चलिए देखिए, ये वर्टिकल कंपोनेंट मिल गया वेलोसिटी का, और यहां से मुझे पता चल चुका है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, है ना, ये V0 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए, अब उस सिचुएशन को हम लोग अलग से यहाँ पर उसका फिगर में दिखाते हैं, है ना। जब वो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा, ठीक है, जब वो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंचेगा, तो इस तरह समझिए, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, है ना, और इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ये यहां पे बाहर आ गया, ठीक है। तो यहां पे जो एंगल बना वो हमने थीटा माना, और इस इलेक्ट्रॉन के पास अभी दो स्पीड है, दो वेलोसिटी है ना। एक तो हो गया अलोंग एक्स एक्सिस V0, और एक हो गया इधर का Vy, ठीक है। अब हमको ये एंगल निकालना है, ये एंगल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां से ऐड, इसको इस तरह से जोड़ देते हैं, इस तरह से जोड़ने पर एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया बेस, है ना। इसका वैल्यू तो ये हो जाएगा Vy के बराबर, Vy,
है ना। अब आपको क्या निकालना है, तो एंगल निकालना है, तो यहां से यूज कर लीजिए इस ट्रायंगल में, है ना। इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा P बाई बी, ठीक है। P का मतलब हो गया वी वाई और B का मतलब हो गया वी ओ या वी नॉट, ठीक है। यानी tan थीटा इक्वल टू वी वाई का वैल्यू क्या ला, पुट कीजिए इसको, E इंटू ई एल बाई एम वी नॉट डिवाइडेड बाई वी नॉट, यहां से वी नॉट, है ना, ये स्क्वायर हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर आ गया आपका E इंटू ई एल बाई एम वी नॉट का स्क्वायर, ठीक है। यहां से आप थीटा कह सकते हो, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स E इंटू ई एल बाई एम वी नॉट, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए यहां तक आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लिया आप लोग ना, मैं उसे मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है अब। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा गौर से देखिए, यहां पे थीटा इक्वल टू आया है tan इनवर्स E इंटू ई एल डिवाइडेड बाई एम वी नॉट स्क्वायर, ठीक है। यहां पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, लेंथ भी कांस्टेंट है ना, उसका स्पीड भी कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है, दिया हुआ है। अब जो बच गया E बाई एम, है ना, E हो गया चार्ज। अब यहां पे आपने किसको प्रोजेक्ट किया, किस चार्ज को रखा, उसका वैल्यू क्या है, वो E और उसका मास क्या है, ठीक है। तो अगर हम इन तीनों को कांस्टेंट मान लें, है ना, तो कह सकते हैं कि थीटा जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू, है ना, ये ऐसे थीटा प्रोपोर्शनल टू tan इनवर्स, इसको कह सकते हैं ऐसे हम लोग थीटा, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा तो किस पर डिपेंड करेगा, E बाई एम पे डिपेंड करेगा ना, है ना, यानी कि E बाई एम इस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। ये तो ये जो एंगल बन रहा है ना, वो किस पर डिपेंड करेगा, E बाई एम के रेशियो पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप लोग इसको आप समझ सकते हो, ये चार्ज बाई मास, है ना, ये एक रेशियो है, ये कहलाता है चार्ज और ये हो गया उसका मास, ठीक है। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है एनसीईआरटी का इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 1.14 क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए यहां पे वो जो चार्ज पार्टिकल है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर आएगा तो वो कितना एंगल बनाएगा, छोटा बनाएगा या बड़ा बनाएगा, है ना, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा है चार्ज बाई मास के रेशियो पर, है ना। उस पार्टिकल पे कितना चार्ज है, उसका मास कितना है ना, उसका रेशियो क्या हुआ, उस पर डिपेंड करेगा। अगर ये रेशियो चार्ज टू मास का रेशियो अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा एंगल बनाते हुए निकलेगा, और अगर उसका ये रेशियो कम है तो वो छोटा एंगल बनाते हुए रिमूव कर जाएगा, बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो एंगल किस पर डिपेंड करेगा, तो इस चार्ज और मास के रेशियो पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग बनाएंगे उस क्वेश्चन को, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए इसको अब तक नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे, है ना, 1.14। इस क्वेश्चन में क्या है, दो ठो प्लेट दिया हुआ है इस तरह से, दो ठो प्लेट, दोनों प्लेट पैरेलल है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, ठीक है। अब यहां से, है ना, यहां से तीन ठो चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कराया गया, तीन चार्ज पार्टिकल को, है ना, एक चार्ज पार्टिकल यहां मान लीजिए, एक चार्ज पार्टिकल यहां मान लीजिए, एक चार्ज पार्टिकल यहां मान लीजिए, तीन चार्ज पार्टिकल है, नंबर 1, नंबर 2 और ये नंबर 3, तीन चार्ज पार्टिकल है। अब तीनों चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा है उसमें उसको बना के दे दिया गया है ना, कह रहा है कि पहला चार्ज पार्टिकल जो है इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ा, ये ऐसे
यहां से ऐसे वो बाहर निकल गया। दूसरा चार्ज पार्टिकल भी जो है ऐसे बाहर निकल गया, वो ऐसा ही बाहर निकला। ठीक है, तीसरा चार्ज पार्टिकल जो है इस तरह से वो बाहर निकला ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये तीनों चार्ज पार्टिकल किस नेचर का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन, तीनों चार्ज पार्टिकल किस नेचर का है। तो आप लोग देख के बता सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है एकदम, है ना। ये पहला चार्ज जो है वो नेगेटिव होगा, तभी तो पॉजिटिव की तरफ गया, है ना। नेगेटिव क्या करता है, पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। आई एम यू कहो कि पॉजिटिव जो है नेगेटिव की तरफ खींचता है ना। तो ये नेगेटिव ये दोनों था, तब हमने इसको पॉजिटिव खींच लिया अपनी तरफ, है ना। मतलब कि ये दोनों कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, और ये पॉजिटिव होगा तभी तो इसको नेगेटिव खींचा, नेगेटिव खींच लिया, है ना। यानी कि पहला चार्ज कैसा होगा, तो वो नेगेटिव होगा। दूसरा चार्ज कैसा होगा, तो भी नेगेटिव होगा। तीसरा चार्ज कैसा होगा, तो ये पॉजिटिव होगा। ये आपका आंसर है, पहला क्वेश्चन का आंसर, ये पहला क्वेश्चन का आंसर। समझ में आ गई बात। अब ये पूछ रहा है कि किस चार्ज पार्टिकल का ये चार्ज और मास, चार्ज टू द मास, चार्ज टू द मास रेशियो जो है किस चार्ज पार्टिकल का ज्यादा है। ये वाला रेशियो किसके लिए ज्यादा है, नंबर 1 के लिए ज्यादा है, नंबर 2 के लिए या नंबर 3 के लिए, है ना। तो मैंने बताया था कि थीटा प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास, चार्ज बाय मास, है ना। यानी कि चार्ज टू मास उसी का बड़ा होगा जिसका एंगल बड़ा होगा, जिसका एंगल बड़ा होगा, है ना। तो आप देख सकते हैं इन दोनों का एंगल तो सेम है, इसका एंगल ज्यादा बड़ा है ना, है ना, ज्यादा डेविएट हुआ ना, ज्यादा डेविएट हुआ, है ना। इसका देखिए, इसका डेविएशन बहुत इतना ही ना हुआ, इतना इसका डेविएशन हुआ, इसका डेविएशन भी इतना ही हुआ, है ना। अब इसका डेविएशन देखेंगे हम, इसका डेविएशन, है ना, तो काफी ज्यादा है। ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल और ये एंगल, ये बड़ा है ना एंगल, है ना, ये एंगल बड़ा है। यानी कि थर्ड नंबर जो चार्ज है उसका जो डेविएशन हो रहा है वो काफी बड़ा हो रहा है, ज्यादा बड़ा हो रहा है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि चार्ज बाय मास का रेशियो थर्ड वाले का बड़ा होगा, है ना। यानी यहां पर लिख सकते हैं हम लोग ऐसे, सिंस थीटा इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज टू मास रेशियो, देयरफॉर चार्ज third has highest charge to mass ratio। समझ गया ना, है ना। जो ज्यादा एंगल से पास किया, है ना, उसका चार्ज टू मास रेशियो बड़ा होगा। तो यहां एंगल ज्यादा बन रहा है उन दोनों के मुकाबले, ठीक ना, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, खत्म हो गया क्वेश्चन ये। अब देखिए, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक ना, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद कुछ बच्चों ने लिखा था कमेंट में, है ना, कि गॉस लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन, उस पर कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। तो एक बात ध्यान रखिएगा, गॉस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन जो है उस पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो कि आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, है ना। वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, ठीक है। वहां से 5 नंबर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक ना। और उस पर कभी कभी न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं, ठीक ना, लेकिन न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो वैसा क्वेश्चन आ जाता है। पूरी बात समझ में आ गई। चलिए इसको मैं मिटा दूं। चलिए अब जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं वो
इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। और वो टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ भी चुका है, ठीक ना, और आगे भी उसका चांस है, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। इस पर कोई न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आता है, ये सिर्फ थ्योरी है ना, और थ्योरी को ही प्रूव करने के लिए आएगा, ठीक है। उसमें टॉपिक आपका है ये डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, ठीक है। डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ, टॉपिक समझ गए। डिडक्शन का मतलब होता है डिराइव करना, ठीक है, उसको डिराइव करके दिखाना। तो मुझे डिराइव करना है कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को डिराइव करना है कहां से, तो फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ का यूज करके कूलम्स लॉ को डिराइव करना है, ठीक है। इस पे जो क्वेश्चन आपका आएगा बोर्ड एग्जाम में, वो क्वेश्चन रहता है लिखा हुआ हाउ कैन यू डिड्यूस कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन लिख करके आएगा आपको बोर्ड एग्जाम में, और ये क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को क्वेश्चन, है ना। मुझे कूलम्स लॉ को डिराइव करना है गॉस लॉ के हेल्प से, ठीक है। देखिए इसके लिए हम लोग 2 पॉइंट चार्ज कंसिडर करते हैं, 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज यहां पे है Q1 और एक पॉइंट चार्ज यहां पे है Q2। ये 2 पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस मान लो R, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, इस Q2 चार्ज से होते हुए, है ना, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, गॉसियन सरफेस। और वो सरफेस जो होगा वो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल, ठीक है। तो ये हो गया स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। स्फेरिकल गॉसियन, याद रखेंगे यहां पर हमने स्फेरिकल सरफेस बस उसको सुविधा के लिए लिया है ना, ताकि हम लोग रिजल्ट आराम से निकाल सकें, ठीक है, और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। तो अब देखिए इस तरह से हमने यहां से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया, ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, ठीक है, जो किस शेप का है, तो स्फेयर है, एक स्फेयर है, और इस स्फेयर का रेडियस कितना है, तो r हो गया, इसका रेडियस r हो गया, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे, गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकालेंगे, ठीक है। और जैसा कि हम लोग पहले भी काम कर चुके हैं कई बार, ठीक ना, आप लोग को तो आइडिया मिल चुका होगा बहुत बार से। चलिए तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस गॉसियन सरफेस पे एक छोटा सा एरिया कंसिडर कर लेंगे, छोटा सा एरिया, ये एरिया ds होगा, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है जैसे, ठीक ना, और इस चार्ज का जो फील्ड होगा वो फील्ड भी आउटवर्ड ही होगा। यहाँ आप लोग उसको समझ चुके अच्छी तरह से, पिछला कई लेक्चर में मैंने बताया। तो एंगल यहाँ पर बन गया 0 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर अप्लाई कर देंगे गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ आप लोग को पता है टोटल फ्लक्स का जो वैल्यू होता है ये इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, और इसका वैल्यू होता है Q नेट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ पे
ई को बाहर कर देते हैं, है ना, ई बाहर, बाकी बच जाएगा ds का इंटीग्रेशन और cos तो 0 डिग्री। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक चीज, क्यू नेट कितना है, तो इनसाइड चार्ज, है ना, अंदर का चार्ज देखना है, तो अंदर में कौन सा चार्ज है, तो Q1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, cos 0 का वैल्यू 1, बाकी बच गया ds, है ना, तो E और ये ds चूंकि स्मॉल एरिया है उसको हमने इंडिकेट करेंगे तो पूरे का आ जाएगा एरिया, है ना, और पूरे का एरिया कितना होता है, तो एस बराबर आप लोग पता है सर स्फेयर का 4πr² होता है, तो यहाँ से आपका ये Q0 पुट कर दीजिए, है ना, इसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे, तो E इंटू 4πr² इक्वल टू Q1 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हम लोग E निकाल देते हैं, E का वैल्यू हो गया Q1 बाई 4πr² आई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए यहां से हमने क्या किया, गॉस लॉ को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। ठीक है, किस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, तो इस चार्ज का Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैंने निकाल दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस Q2 चार्ज पे फोर्स कितना लगा रहा है। ठीक है, इसको मैं बता देता हूं, इसका जरूरत नहीं है अभी। नाउ फोर्स ऑन Q2, फोर्स ऑन Q2, तो फोर्स बराबर आप लोग जानते हैं ये होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स बराबर चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज किस पर निकालना है, तो Q2 पे निकालना है, तो Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो ये Q1 बाई 4πr² इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो 4πr² इंटू r², Q1 Q2, है ना, ये आ गया, इसी को लिखते हैं हम लोग ऐसे ना, 1/4πr² इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r²। ठीक है, तो यहां से देखो ये फोर्स का वैल्यू आ गया, है ना, और यही फोर्स आप लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में, है ना, वहां मैंने बताया था कि 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लगता है ना, वो अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो, उसका वैल्यू होता है 1/4πr² इंटू Q1 इंटू Q2 बाई r², ये ना कूलम्ब्स लॉ है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूफ हो गया ये, है ना, ये क्या आपने प्रूफ कर दिया, ये कूलम्ब्स लॉ। विच इज कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, है ना, हमने स्टार्ट कहां से किया, गॉस लॉ से, है ना, और गॉस लॉ का यूज करके पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैंने फोर्स निकाल दिया, है ना, और फोर्स ही का वैल्यू तो होता है कूलम्ब्स लॉ में, है ना, ये आप लोग को पढ़े थे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आप लोगों को ये चैप्टर 1 पूरा बता दिया, है ना, उसमें अगर और भी कोई क्वेश्चन वगैरह छूट गया होगा एनसीईआरटी का, या कहीं भी क्वेश्चन अगर छूट गया होगा, ठीक है, तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग पढ़ेंगे उसका सेकेंड चैप्टर, जो कि होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो आ जाइए तक, है ना, ओके।